मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म शैलेश में। बाबू आज पढ़ाने वाले हैं क्या, चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी का मानचित्र का अध्ययन। क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 का मानचित्र का अध्ययन। तो मानचित्र का मतलब होता है क्या बबुआ? मानचित्र का मतलब नक्शा, मैप को ही क्या बोलते हैं? मानचित्र बोलते हैं। और अध्ययन का मतलब लर्न करना, सीखना, पढ़ना ही क्या कहलाता है? अध्ययन कहलाता है। तो इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? मानचित्र के अध्ययन करेंगे, मानचित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है ऊंचा वचन निरूपण कि ऊंचा वचन निरूपण होता क्या है। बाबू हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऊंचा वच का मतलब क्या बाबू? ऊंचा वचन निरूपण होता क्या है? देखो अपने धरती पर, अपने भूमि पे कितने सारे भू आकृति है। जैसे अपने अगल बगल, अपने चारों तरफ देखो भू आकृति कितने सारे हैं। भूमि पर के आकृति, जो भी चीज अपने आसपास, जो भी वस्तुएं देख रही है बाबू पृथ्वी पे, धरातल पर, वो सारे के सारे क्या है? भू आकृति है। जैसे पेड़, खंभा, मकान, नदी, तालाब, जो भी अपने आसपास देख रहे हो, जो भी भूमि पर आकृति है उसी को क्या बोलते हैं? भू आकृति बोलते हैं। इन्हीं भू आकृति को समतल ब्लैक बोर्ड पर, कागज पर दिखा देना ही बाबू क्या कहलाता है? ऊंचा वचन निरूपण कहलाता है। इन्हीं भू आकृतियों को समतल ब्लैक बोर्ड पर, कागज पर दिखाना ही क्या कहलाता है? ऊंचा वचन निरूपण कहलाता है। तथा ऊंचा वच को दूसरी तरीका से परिभाषित कर सकते हैं बाबू। देखो अपने पृथ्वी पे कितने सारे चीज है, अपने कितने सारे भू आकृति है, अपने जो भी अपने आसपास जो भी देख रहे हो बाबू, क्या है? सारे के सारे 3D है। 3D कहने का मतलब त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति में क्या होता है बाबू? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होता है? तीनों होता है। उसी को क्या बोलते हैं? त्रिविमीय आकृति बोलते हैं। जो भी पृथ्वी पे अपने आसपास देख रहे हो, जो भी पृथ्वी पे है, वो सारे के सारे क्या है? त्रिविमीय आकृति है। इन्हें त्रिविमीय आकृति को 2D पर दिखा देना बाबू, समतल ब्लैक बोर्ड पर दिखा देना, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो। 2D किसको बोलते हैं? जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। इन्हीं त्रिविमीय आकृति को, 3D आकृति को 2D पर दिखा देना, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, जैसे में कागज पर दिखा देना, क्या कहलाता है? ऊंचा वचन निरूपण कहलाता है। आई होप कि आपने ऊंचा वचन निरूपण समझ लिया। ऊंचा वचन निरूपण बोलने का मतलब सीधा सिंपल सा मतलब कि भू आकृति को समतल ब्लैक बोर्ड पर या कागज पर दिखा देना, उसी को ऊंचा वचन निरूपण बोलते हैं। पृथ्वी पे जितने सारे चीज है, सारे के सारे 3D आकृति होते हैं, त्रिविमीय आकृति है, उनको क्या करना? 2D पे दिखा देना ही क्या कहलाता है? ऊंचा वचन निरूपण कहलाता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। ऊंचा वच प्रदर्शन की विधियां। अब क्या पढ़ेंगे बाबू? ऊंचा वच को प्रदर्शन किस प्रकार से, कौन कौन से विधि से द्वारा किया जाता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है हैसूद विधि। तो हैसूद विधि होता क्या है? इस विधि का विकास ऑस्ट्रिया के सैन्य अधिकारी लेहमान ने किया था। हैसूद विधि का सबसे पहले विकास किसने किया था बाबू? ऑस्ट्रिया के एक सैन्य अधिकारी थे जिनका नाम था क्या? लेहमान। उन्होंने ही सबसे पहले हैसूद विधि का विकास किया था। हैसूद विधि का विकास लेहमान जी ने किया था। उन्होंने कहा बाबू कि मानचित्र में हैसूद विधि के द्वारा छोटे महीन एवं खंडित रेखाओं के द्वारा मानचित्र में दिखाया जाता है। मानचित्र में हैसूद विधि से क्या, किस प्रकार से दिखाया जाता है? छोटे महीन एवं खंडित रेखाओं, जैसे में इस प्रकार से बाबू, छोटे महीन एवं खंडित रेखाएं हो गया। इस तरीका से मानचित्र में हैसूद विधि के द्वारा दिखाया जाता है। तो अब मानचित्र में हैसूद विधि से किस चीज को दिखाया जाता है? मानचित्र में दिखाया जाता है छोटे महीन एवं खंडित रेखाओं के द्वारा, लेकिन किस चीज को दिखाया जाता है बाबू? पानी बहने की दिशा को दिखाया जाता है या ढाल को दिखाया जाता है। हैसूद विधि से किस चीज को दिखाया जाता है? ढाल को दिखाया जाता है या पानी बहने की दिशा में दिखाई जाती है। देखो ढाल किसको कहते हैं? जैसे अपने गांव मोहल्ले में देखे होंगे बाबू, पुल वगैरह पर एक तरफ चढ़ाव रहता है, दूसरा तरफ ढुलाव रहता है। उसी ढुलाव को क्या बोलेंगे? ढाल बोलेंगे। जैसे में आप कहीं पे पर्वत चढ़े होंगे, चाहे पर्वत के एक तरफ चढ़ाव रहता है, दूसरा तरफ ढुलाव रहता है। पर्वत नीचे किसी भी चीज को छोड़ देंगे बाबू तो नीचे लुढ़क कर चली जाएगी, तो वहाँ पे क्या है? ढाल है। ढाल का मतलब ढुलाव है, उसी को क्या बोलते हैं? ढाल बोलते हैं। या पानी बहने की दिशा को दिखाते हैं मानचित्र में किसके द्वारा? हैसूद विधि के द्वारा। और उन्होंने कहा बाबू कि ढाल जहाँ पे अधिक होगा तो रेखाएं पास पास और मोटी मोटी बनाई जाएगी। मानचित्र में अगर ढाल अधिक होगा तो रेखाएं पास पास और मोटी मोटी बनाई जाएगी। किसने कहा? लेहमान ने कहा बाबू। ऑस्ट्रिया के क्या थे? सैन्य अधिकारी थे। उन्होंने ही कहा था कि हैसूद विधि में अगर ढाल अधिक है तो रेखाएं मोटा मोटा पास पास बनाई जाएगी, तथा अगर ढाल कम है, ना के बराबर है, तो रेखाएं दूर दूर और पतला पतला बनाई जाएंगी। इस प्रकार के समोच्च रेखाओं से मानचित्र में कम ढाल को दिखाएंगे हैसूद विधि में बाबू। और रेखाएं कैसे बनेगी? छोटी छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं में बनेगी। जैसे देख लो यहाँ पे मान लेते हैं कि यह त्रिभुज है बाबू, यह पहाड़ है, या पहाड़ पे क्या है? ऊपर में ढाल तिरभ है, यहाँ पे ढाल तिरभ है। यह क्या है? यह भी एक त्रिभुज है बाबू, लेकिन यहाँ पे ढाल कम है। तो किस प्रकार की रेखाओं से दिखाएंगे? तो यहाँ पे बाबू मोटा मोटा पास पास रेखाएं खींची जाएंगी।
कि इस प्रकार से अगर ढाल यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पहाड़ में त्रिभुज क्या है, ढाल का हमें तो दिखाएं दूर दूर और पतला पतला बनाई जाएंगी। तथा जहाँ पे ढाल नहीं है बाबू, जहाँ पे समतल स्थान है, इस प्रकार से चाहे इस प्रकार से समतल स्थान है, उसको समोच्च रेखा पे हैसुद विधि द्वारा खाली छोड़ देते हैं। किसी भी प्रकार का लाइन नहीं पाड़ते, किसी भी प्रकार के रेखा द्वारा नहीं दर्शाया जाता है। तो हैसुद विधि के बारे में समझ गए बाबू। इस विधि से मानचित्र पर आकर्षक सजीव दिखता है, और इस विधि से अगर मानचित्र बनाएंगे बाबू तो एकदम सजीव ओरिजिनल दिखता है, देखने में लगता है कि हाँ मानचित्र बना हुआ है, अच्छा दिखता है। इस विधि से ऊंचा वक्ष प्रदर्शन करने की सबसे काफी समय और एवं मेहनत लगता है, और इस विधि से बाबू हैसुद विधि से ऊंचा वक्ष निरूपण करने में बहुत मेहनत और समय लगता है। तो हैसुद विधि के बारे में समझ गए कि हैसुद विधि होता क्या है। हैसुद विधि का विकास ऑस्ट्रिया के सैन्य अधिकारी, उनका नाम क्या था बाबू, लेहमान नाम था। उन्होंने ही क्या किया था, हैसुद विधि का विकास किया था। उन्होंने ही कहा था कि हैसुद विधि के द्वारा मानचित्र में छोटे महीन एवं खंडित रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। तथा किस चीज को हैसुद विधि द्वारा दिखाया जाता है, तो ढाल को या पानी बहने की दिशा को दिखाई जाती है। किस प्रकार से दिखाई जाती है, जहाँ पे अधिक ढाल रहेगा तो रेखाएं पास पास और मोटा मोटा खींचा जाएगा मानचित्र में, और जहाँ पे ढाल कम रहेगा तो वहाँ पे रेखाएं किस प्रकार से खींची जाएगी, पतला पतला दूर दूर खींची जाएगी। और जहाँ पे ढाल ही नहीं रहेगा, समतल मैदान रहेगा, तो वहाँ पे किसी प्रकार का रेखाएं खींचा नहीं जाएगा बाबू। इस विधि से बना मानचित्र आकर्षक दिखता है, ओरिजिनल दिखता है, सजीव दिखता है, लेकिन इसको बनाने में समय और काफ़ी मेहनत लगता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको हैसुद विधि समझ में आ गया। बार बार बोर्ड एग्जाम में बाबू पूछा जाता है हैसुद विधि से आप क्या समझते हैं, तो आपको यह समझ में आ गया होगा। अगला है दूसरा विधि है ऊंचा वक्ष निरूपण करने की पर्वतीय छायाकरण विधि। तो पर्वतीय छायाकरण विधि क्या होती है बाबू, यह भी क्या है, ऊंचा वक्ष निरूपण करने की विधि है। क्या किया जाता है, किसी भी भू आकृति पर उत्तर पश्चिम के कोने पर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। इस विधि में क्या किया जाता है बाबू, कल्पना किया जाता है, यानी कि मान लिया जाता है या समझ लिया जाता है। कल्पना का मतलब मान लिया जाता है या समझ लिया जाता है, वास्तविक पे नहीं होता बाबू, काल्पनिक में होता है, अपने मन में समझ लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं। इसमें कल्पना की जाती है कि भूमि पर उत्तर पश्चिम के कोने पर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जा रही है। तो मैप में उत्तर पश्चिम दक्षिण कहाँ पे होता है बाबू, कैसे दिखाया जाता है, तो देख लो। यह हो गया बाबू क्या, यह हो गया उत्तर, यह हो गया दक्षिण, यह हो गया पूर्व, यह हो गया पश्चिम। तो कहाँ से बाबू, उत्तर पश्चिम के कोने पर से। तो उत्तर यहाँ पे हो गया, पश्चिम यहाँ ऊपर हो गया, यहाँ पे कोना हो गया। तो यहाँ से बाबू प्रकाश पड़ने की कल्पना की जा रही है किसी भी भू आकृति पे। भू आकृति कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे मान लेते हैं किसी प्रकार का भू आकृति है, यहाँ से प्रकाश आ रही है बाबू। तो पर्वतीय छायाकरण विधि में उत्तर पश्चिम के कोने पर से किसी भी भू आकृति पे प्रकाश पड़ने की कल्पना की जा रही है। भू आकृति यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पेड़, खंभा, मकान, कलम उलम, किताब उताब, क्या है, सारे के सारे क्या है, भू आकृति है, भूमि पे पाए जाने वाली आकृति है। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, हमारा घर है, हमारा घर के ऊपर से, उत्तर पश्चिम के कोने पर से ऊपर से प्रकाश पड़ रहा है बाबू, लाइट मार रहा है। तो ऊपर वाला भाग क्या दिखाई पड़ेगा, उजला उजला दिखाई पड़ेगा। ऊपर में लाइट पड़ेगा तो क्या दिखाई देगा, चमकीला दिखाई पड़ेगा। और जहाँ पे जिस एरिया में लाइट नहीं पड़ेगा बाबू, वहाँ पे क्या बनेगा, छाया बनेगा, अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ेगा। तो मानचित्र में पर्वतीय छायाकरण विधि द्वारा जिस स्थान पर उजला उजला प्रकाश पड़ता है, उजला उजला दिखाई पड़ता है, वह कम ढाल को मानचित्र में दिखाता है। तथा जहाँ पे अंधेरा बनता है बाबू, छाया बनता है, वह अधिक ढाल को दिखाता है। मानचित्र में क्या दिखाता, पर्वतीय छायाकरण विधि के द्वारा जहाँ पे उजला उजला दिखाई पड़ेगा, जौन सा भाग उजला उजला दिखाई पड़ेगा, वह क्या करेगा बाबू, कम ढाल को दिखाता है। तथा जहाँ पे छाया बनेगा, अंधेरा अंधेरा रहेगा, वह अधिक ढाल को दिखाता है। तथा कम ढाल बनता है उसको क्या करते हैं, हल्की आभा से भरते हैं। तथा अधिक ढाल बनता है उसको क्या करते हैं, अधिक आभा से भरते हैं। आभा का मतलब बाबू रंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पर्वतीय छायाकरण विधि क्या होता है। पर्वतीय छायाकरण विधि में बाबू किसी भी भू आकृति की क्या करते हैं, उत्तर पश्चिम के कोने के ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना करते हैं, और किसी भी भू आकृति को मानचित्र में दिखा सकते हैं बाबू, दर्शा सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उत्तर पश्चिम के कोने पे से प्रकाश पड़ने की कल्पना करते हैं, तो ऊपर से लाइट पड़ेगा बाबू, तो एक तरफ ऊपर वाला भाग उजला उजला दिखाई पड़ेगा, और जहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ेगा वह किस प्रकार का दिखाई पड़ेगा, वहाँ पे छाया बनेगा, अंधेरा बनेगा। तो उजला उजला भाग कम ढाल को दिखाता है। तथा इसको मानचित्र में हल्का आभा से भरते, हल्का रंग से भर देते हैं। पर इसी के साथ साथ जहाँ पे अंधेरा बनेगा बाबू, छाया जहाँ पे अधिक बनेगा, अंधेरा अंधेरा भाग रहेगा, वह क्या करेगा, वह अधिक ढाल को दिखाता है, जिसे गहरा रंग से मानचित्र में भर देते हैं, गहरा कलर से कर देते हैं। इस विधि से पर्वतीय क्षेत्र को ऊंचा व प्रभावशाली ढंग से दिखाना संभव होता है। और जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र अधिक होता है बाबू, जहाँ पे पर्वत ही पर्वत हो, उसी को क्या बोलते हैं, पर्वतीय क्षेत्र बोलेंगे, पर्वतीय देश बोलेंगे। जहाँ पे ढेर सारी पर्वत होता है उसको क्या बोलते हैं, पर्वतीय देश बोलते हैं। इसको क्या करते हैं बाबू, पर्वतीय छायाकरण विधि द्वारा अच्छे तरीका से दिखाना मानचित्र पर संभव होता है। जहाँ पे खाली पर्वत ही पर्वत हो, उसको अच्छे तरीका से मानचित्र पे दिखा पाते हैं किस विधि द्वारा, पर्वतीय छायाकरण विधि द्वारा। अगला क्या है, तल चिन्ह।
तो तल चिन्ह क्या होता है? वास्तविक सर्वेक्षण द्वारा। तो वास्तविक सर्वेक्षण क्या होता है? वास्तविक सर्वेक्षण का मतलब बाबू किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी भू आकृति को, जैसे में अपना घर ही होगा, उसको क्या करना, वास्तविक में फीता के द्वारा उसकी ऊंचाई को माप लेना ही क्या कहलाता है? वास्तविक सर्वेक्षण कहलाता है। हम यहाँ पे मानते नहीं हैं बाबू कि हमारा घर का ऊंचाई 30 फीट है, कल्पना नहीं करते हैं। वास्तविक में फीता से बाबू नाप लिया जाता है, घर की ऊंचाई को वास्तविक में फीता के द्वारा नाप लिया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? वास्तविक सर्वेक्षण बोलेंगे। वास्तविक में किसी भी चीज को, किसी भी भू आकृति की ऊंचाई को मापना ही क्या कहलाता है? वास्तविक सर्वेक्षण कहलाता है। भवनों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसे स्थानिक वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह को क्या कहलाता है? बेंचमार्क कहलाता है, तल चिन्ह कहलाता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि किसी भी भू आकृति को अगर समुद्र तल के ऊंचाई से माप लिए उसकी ऊंचाई बाबू, तो क्या कहलाएगा? तल चिन्ह कहलाएगा। तो यहाँ पे समुद्र तल का मतलब क्या होता है? समुद्र तल का मतलब बाबू समुद्र के नीचे वाला भाग। समुद्र के ऊपर में क्या रहता है? पानी वगैरह रहता है, पानी रहता है। और नीचे जाएंगे बाबू तो नीचे में कंकड़ पत्थर, घास वगैरह, मिट्टी उट्टी रहती है। समुद्र के नीचे वाला भाग, उसी को क्या बोलते हैं? तल चिन्ह बोलते हैं। समुद्र के नीचे वाला भाग को तल चिन्ह बोलते हैं। तो समुद्र तल से किसी भी भू आकृति की मापी गई ऊंचाई को क्या बोलते हैं? तल चिन्ह बोलते हैं। समुद्र के नीचे वाले हिस्से से किसी भी मतलब पृथ्वी पे किसी भी भू आकृति है, किसी भी प्रकार का भू आकृति है, अगर उसकी ऊंचाई को माप लेंगे बाबू तो यह क्या कहलाएगा? तल चिन्ह कहलाएगा। जैसे में देखो, मान लेते हैं कि यह तल चिन्ह है, तल चिन्ह है, यह हमारा घर है, यह आपका घर है, यह हमारे दोस्त का घर है, यह पुल है, यह खंभा है, इस प्रकार से खंभा है। अगर इसकी ऊंचाई को माप लेंगे बाबू समुद्र तल से तो यह क्या हो गया? इसको मान लेते हैं 5 फीट है, 20 फीट है, 5 फीट है, 10 फीट है। यह इसकी ऊंचाई को माप लिए, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई को माप लिए, तो यही क्या कहलाएगा? तल चिन्ह कहलाएगा। तथा इसको मानचित्र में मीटर या फीट इकाई में मापा जाता है, फीट इकाई में दिखाया जाता है। मानचित्र में किस प्रकार से दिखाया जाता है? मीटर या फीट में दिखाया जाता है। तल चिन्ह आप समझ गए बाबू कि समुद्र तल से किसी भी भू आकृति के बीच मापी गई ऊंचाई को क्या बोलते हैं? तल चिन्ह बोलते हैं। इनके बीच मापी गई ऊंचाई को क्या बोलेंगे? तल चिन्ह बोलेंगे। तल चिन्ह ये हो गया, इसको चिन्हित कर दिए तो यह क्या हो गया? तल चिन्ह हो गया। तो आपको तल चिन्ह समझ में आ गया। तल चिन्ह बोलने का मतलब क्या? समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को क्या बोलेंगे? तल चिन्ह बोलेंगे। किसी भी भू आकृति की ऊंचाई को हम समुद्र तल से नाप लेंगे, नाप कर मानचित्र पर लिख देंगे, दर्शा देंगे, चिन्हित कर देंगे बाबू, उसी को क्या बोलेंगे? तल चिन्ह बोलेंगे। इसको मीटर या फीट में दिखाया जाता है। कौन सी इकाई में? मीटर या फीट में। अगला टॉपिक है स्थानिक ऊंचाई। तो स्थानिक ऊंचाई होता क्या है बबुआ? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष, स्थान विशेष कहने का मतलब क्या? कोई खास जगह, कोई विशेष जगह को क्या बोलते हैं? स्थान विशेष बोलते हैं। जैसे में प्रधानमंत्री का निवास हो गया, मुख्यमंत्री का निवास हो गया, हमारे लिए अपना घर हो गया, जो क्या है? खास स्थान है, विशेष स्थान है। तो स्थानिक ऊंचाई कैसे निकालते हैं? तल चिन्ह की सहायता से निकालते हैं। तल चिन्ह के मदद लेते हैं तब स्थानिक ऊंचाई को निकाला जाता है। तो हम कैसे समझेंगे बाबू कि स्थानिक ऊंचाई क्या होता है? आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे में मान लेते हैं कि क्या है? समुद्र तल है, समुद्र तल है बाबू। तल चिन्ह की सहायता से, तो तल चिन्ह पर हमारा घर उपस्थित है। मान लेते हैं कि हमारा घर है बाबू, यह हमारा घर है। समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 20 फीट है। और हमारा दोस्त, हमारा गोतिया हमसे लुदगर बना और हमसे क्या किया? घर ऊंचा बना लिया। कितना बना लिया? 5 फीट ऊंचा बना लिया बाबू। तो हम स्थानिक ऊंचाई निकालते कैसे हैं? समुद्र तल की तल चिन्ह की सहायता से किसी भी स्थान विशेष। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा दोस्त का घर क्या हो गया? स्थान विशेष हो गया। और हमारा घर की ऊंचाई क्या है? समुद्र तल से 20 फीट है बाबू। हमारा गोतिया, हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसन हमसे घर ऊंचा तो बना लिया और इगरा रहा था कि हम तुमसे ऊंचा घर बना लिए, लेकिन वह हमारे पास आता है, बोलता है शैलेश देखो ना, हम तुमसे घर ऊंचा तो बना लिए, लेकिन समुद्र तल से हम ऊंचाई मापने में हमें बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, हम क्या करें? हमसे पूछने आया। तो हम उससे बोले बाबू कि देखो हमारा घर की ऊंचाई कितनी है? 20 फीट है। मापा गया है कि समुद्र तल से हमारे घर की ऊंचाई क्या है? 20 फीट है। तो क्यों ना हमारी घर की मदद से तुम अपना घर की ऊंचाई माप लो। तुम अपना घर कितना ऊंचा बनाए थे? 5 फीट ऊंचा बनाए थे। तो तुम्हारा घर की ऊंचाई कितना हो गया? 5 फीट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? 5 फीट हो गया बाबू। और हमारा घर समुद्र तल से कितना ऊंचा था? 25 फीट ऊंचा था। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 25 फीट और 5 फीट कितना हो गया? 20 फीट और 5 फीट कितना हो गया? 25 फीट हो गया। तो इस घर का, हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसन, हमारा गोतिया के घर की ऊंचाई समुद्र तल से कितना हो गया? 25 फीट हो गया बाबू। इसी को क्या बोलेंगे? स्थानिक ऊंचाई बोलेंगे। यह कोई खास जगह हो गया, कोई विशेष जगह हो गया। हम तल चिन्ह की सहायता लिए, तल चिन्ह पर हमारा घर बना हुआ था, तल चिन्ह की सहायता लिए और इसकी घर की ऊंचाई को माप दिए समुद्र तल से, तो यही क्या हो गया? स्थानिक ऊंचाई हो गया। तो हम यहाँ पे क्या किए? स्थानिक ऊंचाई के लिए तल चिन्ह की सहायता लिए, किसी खास विशेष की स्थान की ऊंचाई को माप लिए, उसी को क्या बोलेंगे? स्थानिक ऊंचाई बोलेंगे। इस विधि में बिंदुओं द्वारा मानचित्र में विभिन्न स्थानों की ऊंचाई की संख्या में लिख दी जाती है। और बाबू बिंदुओं के द्वारा मानचित्र में
संख्या में ऊंचाई को लिख दी जाती है। स्थानिक ऊंचाई को क्या करते हैं, मानचित्र में बिंदुओं द्वारा दर्शा दिया जाता है बाबू, तथा संख्या में उसकी ऊंचाई को लिख दिया जाता है। तल चिन्ह से ऊंचाई इसकी इतना फीट है, इतना मीटर है, इसको भी मीटर या फीट में दिखाया जाता है मानचित्र में। तो स्थानिक ऊंचाई का मतलब क्या, तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की मापी गई ऊंचाई स्थानिक ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है, स्थानिक ऊंचाई कहलाती है। तल चिन्ह पर हमारा घर हो गया, समुद्र तल से हमारा घर 20 फीट था। हमारा गोतिया, हमारा दोस्त हमसे लुदगर बना और हमसे आकर बोला कि देखो ना हम तुमसे घर ऊंचा बना लिए। फिर कुछ दिनों के बाद हमसे आकर बोला कि देखो ना सलेश, हमें समुद्र तल से हम अपने घर की ऊंचाई को मापने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, अधिक पैसा खर्चा हो रहा है, हम क्या करें। हम बोले कि देखो हमारा समुद्र तल से घर 20 फीट पर है, क्यों ना तुम कितना घर ऊंचा बनाए हो। तो वह बोला कि 5 फीट ऊंचा घर बनाए हैं, तो 20 5 25 फीट जोड़ लो, तुम्हारा घर का समुद्र तल से ऊंचाई निकल गया। तो यह क्या हो गया, कोई खास जगह, कोई विशेष जगह, इसी को क्या बोलेंगे, स्थानिक ऊंचाई बोलेंगे। समुद्र तल से किसी 3 स्थान की मापी गई ऊंचाई त्रिभुज बनाकर अगर मानचित्र में दिखा देते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय स्टेशन बोलते हैं। त्रिकोणमितीय स्टेशन का मतलब बाबू समुद्र तल से किसी 3 स्थान को माप लिए, क्या किए, समुद्र तल से किसी 3 स्थान को माप लिए, आपस में मिलाकर के त्रिभुज बना दिए। जैसे में देखो समुद्र तल ये है, 3 स्थान ये है, ये स्थान है, ये 5 फीट, यह 25 फीट, यह क्या है 10 फीट। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है बाबू। इन तीनों को हम माप लिए कितना इतना है, तो इन तीनों को त्रिभुज बनाकर मानचित्र में दिखा देना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय स्टेशन कहलाता है। यह क्या हो गया, त्रिकोणमितीय स्टेशन हो गया। तथा इसके मानचित्र में उसके साथ साथ क्या करते हैं, इसकी ऊंचाई को भी लिख देते हैं कि कितना ऊंचा है, इसकी ऊंचाई को दर्शा देते हैं मानचित्र में बाबू। मानचित्र का मतलब नक्शा, मैप। हमने क्या बोला त्रिकोणमितीय स्टेशन के बारे में, समुद्र तल से किन्हीं 3 भू आकृतियों को इसकी ऊंचाई समुद्र तल से माप कर त्रिभुज बना करके मानचित्र में ही दिखा देना क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय स्टेशन कहलाता है। हमने 3 स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से माप लिया, तीनों को आपस में मिला दिया, तो यह क्या हो गया, त्रिभुज बन गया। त्रिभुज बन गया तो यह क्या हो गया, त्रिकोणमितीय स्टेशन हो गया। इसको मानचित्र में त्रिभुज के आकार के दिखाते हैं बाबू, तो साथ साथ इसकी ऊंचाई को भी लिख देते हैं कि समुद्र तल से कितना ऊंचा पर बना हुआ है, कितना ऊंचा पर तीनों स्थान की ऊंचाई है, माप ली जाती है। अगला टॉपिक है अस्तरंजन। तो अस्तरंजन होता क्या है बबुआ, देखो ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। पृथ्वी पे बाबू विभिन्न प्रकार के भू आकृति पाए जाते हैं। सभी भू आकृति का आकार, साइज अलग अलग होता है। सभी भू आकृति अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है। जैसे में पेड़ हो गया तो पेड़ इस तरीका से पृथ्वी पे दिखाई देता है। पुल हो गया तो पुल इस तरीका से पृथ्वी पे दिखाई देता है। खंभा हो गया तो खंभा इस तरीका से पृथ्वी पे दिखाई देता है। तो क्या है, भू आकृति अलग अलग आकार का पाया जाता है। तो इन्हीं भू आकृतियों को बाबू मानचित्र में अलग अलग तरीका से दिखाएंगे, अलग अलग रंगों के द्वारा दिखाएंगे, तो यही क्या कहलाएगा, अस्तरंजन कहलाएगा। अस्तरंजन बोलने का मतलब अलग अलग भू आकृति को अलग अलग रंगों के द्वारा मानचित्र में दिखाना ही क्या कहलाता है, अस्तरंजन कहलाता है। जैसे में रंगीन मानचित्र में विभिन्न भू आकृतियों को अलग अलग रंगों द्वारा, विशेष रंगों द्वारा दिखा देना ही क्या कहलाता है, अस्तरंजन कहलाता है। पृथ्वी पे अपने बाबू भू आकृति अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग भू आकृतियों को मानचित्र पर, रंगीन मानचित्र पे अलग अलग रंगों के द्वारा दिखाते हैं, तो बाबू इसी को क्या बोलेंगे, अस्तरंजन बोलेंगे। तो अगर पेड़ है तो पेड़ को हम मानचित्र में क्या करते हैं, लाल रंग से दिखाएंगे, पुल को भी लाल रंग से दिखाएंगे, खंभा को भी लाल रंग से दिखाएंगे, नहीं बाबू, अलग अलग भू आकृति को मानचित्र में अलग अलग रंगों के द्वारा दिखाया जाता है। इसी को क्या बोलेंगे, अस्तरंजन बोलेंगे। जैसे में समुद्र या समुद्र के जल को किस रंग से दिखाते हैं, नीले रंग से दिखाते हैं। आपने मानचित्र में देखा होगा कभी कभी बाबू कि कहाँ पे खाली नीला नीला स्थान है, तो वहाँ पे समझ लेना कि क्या है, समुद्र का जल है या समुद्र है, उसको किस रंग से दिखाते हैं, नीले रंग से दिखाते हैं। अगर कहीं पे मानचित्र पर मैदान को दिखाना है तो वहाँ पे हरा हरा रंग भर देते हैं। हरा हरा रंग जहाँ पे भी मानचित्र पे रहेगा, नक्शा पर रहेगा, समझ लेना कि वहाँ पे मैदान है। पर्वतों को किस रंग से दिखाते हैं, तो पर्वतों को बादामी रंग से दिखाते हैं। जहाँ पे कैसा, बादाम किस कलर का होता है, हल्का येलो टाइप के होता है, उस कलर से ही पर्वतों को दिखाते हैं। ऊंचे जमीन को किस कलर से दिखाते हैं, भूरे रंग से दिखाते हैं। अगर बर्फीले क्षेत्र को दिखाना है तो उसको किस तरीका से दिखाएंगे, किस कलर से दिखाएंगे, उजले कलर से दिखाएंगे। बर्फीले क्षेत्र को, बर्फीले वाला एरिया को जहाँ पे खाली बर्फ उर्फ गिरता है, उसको उजला से दिखाएंगे। यह एग्जाम में बाबू हर बार 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है कि समुद्र को, मैदान को, पर्वतों को, जमीन को, ऊंचे जमीन को, बर्फीले क्षेत्र को किस कलर से दिखाया जाता है। तो आपने समझ लिया। अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाएं होती क्या है,
समोच्च रेखाओं की सहायता से ऊंचाई प्रदर्शन की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब सबसे अच्छी विधि मानी जाती है बाबू। किसी भी चीज़ को ऊंचा व निरूपण करना है मानचित्र पे तो सबसे अच्छी विधि कौन सी विधि है? समोच्च रेखाएं विधि है। समोच्च रेखा का परिभाषा देखो बाबू, समुद्र तल से धरातल के समान। धरातल के समान यहाँ पे धरातल किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? धरती के समान, पृथ्वी के समान, किसी भी धरती पे वस्तु है उसके समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? समोच्च रेखाएं कहलाती है। जैसे में देखो आपने हम क्या बताया, परिभाषा क्या हमने बताया कि समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को अगर आपस में मिला देंगे, समुद्र तल से समान ऊंचाई पर अगर दो स्थान है बाबू, उन दोनों स्थानों को आपस में काल्पनिक रेखा से मानचित्र पर मिला देंगे, उन्हीं को क्या बोलेंगे? समोच्च रेखाएं बोलेंगे। जैसे में देखो मान लेते कि हमारा घर है, हमारा दोस्त का घर है, दोनों का घर का ऊंचाई समुद्र तल से 20-20 फीट है, दोनों का घर की ऊंचाई क्या है? समान है। या हमारा घर या पुल है या खंभा, उसका भी ऊंचाई 20 फीट है समुद्र तल से, दोनों का ऊंचाई 20-20 फीट है। दोनों को अगर काल्पनिक रेखा से मानचित्र पे मिला दिए बाबू, दोनों स्थानों के बीच की दूरी को मानचित्र पे काल्पनिक रेखा से मिला दिए तो वही क्या कहलाएगा? समोच्च रेखाएं कहलाएगा। यानी कि धरातल के समान ऊंचाई वाले वस्तुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलेंगे? समोच्च रेखाएं बोलेंगे। हमने क्या बोला? धरातल पर पाई जाने वाली समान स्थान विशेष वस्तुओं, समानों, पुल, खंभा को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मानचित्र पर क्या कहलाएगी? समोच्च रेखा कहलाएगी। जैसे मैं आप एग्जाम्पल से समझो कि मान लेते हैं कि यह तल चिन्ह समुद्र तल है। क्या है? समुद्र तल है। समुद्र तल है, यहाँ पे हमारा घर है, यहाँ पे हमारा दोस्त का घर है, दोनों का ऊंचाई क्या है? 20 फीट 20 फीट और 20 फीट इसका भी घर का ऊंचाई है। हमारा और हमारा दोस्त का घर की ऊंचाई क्या है? 20 फीट है। हमारा पड़ोसन का भी घर का ऊंचाई क्या है? 20 फीट है। इन दोनों को मानचित्र में मिलाने वाली यह काल्पनिक रेखा, इन दोनों स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा बाबू क्या कहलाती है? समोच्च रेखा कहलाती है। क्या कहलाएगी? समोच्च रेखा कहलाएगी। इन दोनों स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मानचित्र पर क्या कहलाएगी? समोच्च रेखा कहलाएगी। आपने समझ लिया कि समोच्च रेखा बोलते क्या है? समोच्च रेखा धरातल के समान स्थानों को मिलाने वाली एक दूसरे के बीच काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? समोच्च रेखा कहलाती है। समोच्च रेखा के साथ उसकी ऊंचाई का मान लिख दिया जाता है बाबू। समोच्च रेखा के साथ बाबू मानचित्र में क्या करते हैं? इसकी ऊंचाई को साथ साथ ही लिख देते हैं। इन समोच्च रेखाओं को बादामी रंग से देखा जाता है। किस कलर से बाबू? बादामी रंग से। बादाम जिस कलर का होता है उसी कलर से इन समोच्च रेखाओं को मानचित्र में दिखाया जाता है। समोच्च रेखा के साथ साथ उसकी ऊंचाई को लिख देते हैं तथा इनको क्या किया जाता है? बादामी रंग से मानचित्र पे दिखाया जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊंचा व प्रदर्शन के लिए समोच्च रेखाएं खींचने का बनाने का प्रारूप अलग अलग होता है बाबू। पृथ्वी पे कितने सारे भू आकृति है? सभी भू आकृतियों का आकार अलग अलग होता है, सभी अलग अलग साइज का दिखाई पड़ता है। उन भू आकृतियों को दिखाने का तरीका क्या होता है? समोच्च रेखा के द्वारा अलग अलग भू आकृतियों को अलग अलग समोच्च रेखाओं के द्वारा दिखाते हैं। दिखाने का तरीका अलग होता है। पुल ऐसे है तो पुल को अलग प्रकार के समोच्च रेखाएं से दिखाएंगे। ढाल है तो ढाल को अलग प्रकार के समोच्च रेखाएं से दिखाएंगे। खंभा है तो खंभा को अलग प्रकार के समोच्च रेखाओं से दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि विभिन्न भू आकृतियों को मानचित्र पे अलग अलग प्रकार के समोच्च रेखा से दिखाते हैं। दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। दिखाने का प्रारूप क्या होता है बाबू? अलग अलग होता है। हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार के भू आकृति पाया जाता है। उन भू आकृतियों को मानचित्र पे समोच्च रेखाओं के द्वारा अलग अलग समोच्च रेखाओं के द्वारा दिखाते हैं। एक समान ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं समान दूरी पर खींची जाती है। अगर सभी जगह किसी भी भू आकृति का ढाल बाबू समान है, यानी कि समान बोले तो इस प्रकार से समान है, इनके बीच क्या है? देखो इनके बीच सभी जगह ढाल क्या है? समान है। या कोई भू आकृति है, कोई भी चीज ले लो, पुल ले लो, खंभा ले लो, मकान ले लो, पर्वत ले लो, इनके बीच क्या है? ढाल समान है। तो इनको दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं किस प्रकार से खींची जाएगी? समान दूरी पर खींची जाएगी बाबू। समान दूरी पर मतलब इन दोनों रेखाओं, इन सभी रेखाओं के बीच क्या होना चाहिए? दूरी समान होना चाहिए। इनके बीच भी दूरी समान है, इनके बीच सभी के बीच क्या है? दूरी समान होना चाहिए। तभी हम समान ढाल वाले रेखाओं को, समान ढाल वाले भू आकृतियों को मानचित्र पे समोच्च रेखाओं के द्वारा दिखाएंगे। यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि एक समान ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं समान दूरी पर खींचा जाता है। अगर किसी भी भू आकृति का ढाल एक जगह सभी जगह समान है तो उसको समान दूरी पर समोच्च रेखाओं के द्वारा दिखाएंगे बाबू। इसी के साथ साथ कहीं पे अगर तीव्र ढाल है बाबू, जहाँ पे क्या हो? ढाल बहुत ज़्यादा है, जैसे में इस प्रकार से ढाल यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा है, तो इसको मानचित्र पे समोच्च रेखाओं के द्वारा किस प्रकार से दिखाएंगे? पास पास खींचेंगे रेखा बाबू। क्या करेंगे? पास पास खींचेंगे। इस प्रकार के समोच्च रेखाओं से मानचित्र पे दिखाते हैं। अगर कहीं पे क्या हो? ढाल तीव्र हो, किसी भी भू आकृति को ढाल तीव्र हो तो उसको समोच्च रेखाओं के द्वारा मानचित्र पे किस प्रकार से दिखाएंगे? रेखाएं कैसे खींचेंगे? पास पास खींचेंगे।
सटा सटा हुआ खींचेंगे, समोच्च रेखाओं के द्वारा मानचित्र में दिखाएंगे। अगर कहीं पे ढाल ना के बराबर है तो उसको मानचित्र पे किस तरीका से दिखाएंगे? अगर मान लेते हैं कि ढाल नहीं है, एकदम ऐसे है, ढाल ना के बराबर है, ढाल है ही नहीं, इस प्रकार से है, तो उसको मानचित्र में कैसे दिखाएंगे? उसको मानचित्र में किस प्रकार के रेखा खींच कर दिखाएंगे? दूर दूर रेखा खींच करके दिखाएंगे। जहाँ पे जिस भू आकृति का ढाल कम है, ना के बराबर है, तो उसको मानचित्र में किस प्रकार के समोच्च रेखाओं से दिखाएंगे? दूर दूर रेखा खींच करके, मानचित्र पर दूर दूर समोच्च रेखाएं खींच करके उसको दिखाएंगे बाबू। तो हमने क्या बोला? हमने बोला जहाँ पे ढाल एक समान है तो समान दूरी पर समोच्च रेखाएं खींची जाएगी। जहाँ पे तीव्र ढाल है तो वहाँ पे समोच्च रेखाएं पास पास खींची जाएंगी। जहाँ पे ढाल ना के बराबर है ही नहीं, कम ढाल है, वहाँ पे रेखा दूर दूर खींची जाएगी। और क्या है, देखो किसी भी मानचित्र में अधिक ऊंचाई की समोच्च रेखाएं पास पास तथा कम ऊंचाई की समोच्च रेखाएं दूर दूर बनी है तो यह समझना चाहिए कि इन समोच्च रेखाओं का समूह अवतल ढाल का प्रदर्शन कर रहा है। इसका बोलने का मतलब ये बाबू कि अगर कहीं पे मानचित्र में आपको पास पास रेखाएं, फिर कहीं पे दूर दूर रेखाएं आपको दिख रही है, तो वह किस चीज़ को प्रदर्शित करेगी? किस चीज़ को मानचित्र पर दिखाएगी? अवतल ढाल को दिखाएगी। अवतल ढाल होता क्या है बाबू? अवतल दर्पण पढ़े हैं आप फिजिक्स में, किस तरीका से होता है। और अवतल ढाल बोलने का मतलब यह जमीन है, यहाँ पे क्या हो गया? अवतल हो गया। अवतल ढाल को क्या करते हैं? मानचित्र पे किस तरीका से दिखाते हैं? जब रेखाएं पास पास, देखो यहाँ पे ऊंचाई क्या है? अधिक है, तो यहाँ पे रेखाएं क्या करेंगे? पास पास खींचेंगे। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे ढाल कमते जा रहे हैं, तो यहाँ पे समोच्च रेखाएं मानचित्र में दूर दूर खींचेंगे। तो समझना चाहिए मानचित्र में बाबू कि किस चीज को दिखाता है? अवतल ढाल को दिखाता है। जब मानचित्र में रेखाएं पास पास, आगे क्या हो? पास पास रेखाएं खींची गई हो और धीरे 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 जाते जाते रेखाएं दूर दूर बनते जाती है, तो समझना चाहिए कि किस चीज को दिखा रही है? मानचित्र में अवतल ढाल को दिखा रही है। तथा इसके विपरीत स्थिति उत्तल ढाल को प्रदर्शित करती है, तथा इसके विपरीत हो तो क्या करती है? उत्तल ढाल को दिखाती है। और सीढ़ीनुमा ढाल के लिए दो समोच्च रेखाएं अंतराल में खींची जाती है। और सीढ़ीनुमा ढाल को दिखाना है बाबू, सीढ़ीनुमा बनता कैसे है? सीढ़ीनुमा बोलने का अर्थात बाबू के पर्वत पर क्या करना, कोई भी खेती करना ही क्या कहलाता है? सीढ़ीनुमा खेती कहलाता है। आपने सुना होगा कि पर्वत पर क्या किया जाता है? खेती किया जाता है। तो पर्वत पर सभी जगह एक स्थान सभी जगह समतल स्थान नहीं होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है। तो वहाँ पे किस प्रकार की खेती की जाती है? सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। जैसे मैं इस प्रकार से बाबू, देखो इस प्रकार से, यह क्या है? एक सीढ़ी ये हो गया, एक सीढ़ी ये हो गया। यहाँ पे पानी पड़ेगा तो सभी जगह पानी टुघल टुघल के जाएगी, तो यह क्या हो गया? सीढ़ीनुमा खेती हो गया। तो इस प्रकार के ढाल को, सीढ़ीनुमा ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं किस प्रकार से खींची जाती है? मानचित्र पे दो दो समोच्च रेखाएं अंतराल में खींची जाती है, यानी कि दो दो समोच्च रेखाएं इस प्रकार से बनाएंगे, फिर खाली छोड़ देंगे स्थान को, फिर समोच्च रेखाएं बनाएंगे, फिर खाली छोड़ देंगे, फिर समोच्च रेखाएं दो बनाएंगे, फिर खाली छोड़ देंगे। दो दो समोच्च रेखाएं अंतराल में खींची जाती है। इस प्रकार से सीढ़ीनुमा ढाल को मानचित्र में दिखाते हैं बाबू। मैं आशा करता हूं कि समोच्च रेखाएं आपको अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। समोच्च रेखाएं बोलते किसको है बाबू? समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? समोच्च रेखाएं कहलाती है। अगर भूमि पर की आकृति, दो भूमि आकृति है, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई क्या है बाबू? समान है, तो उन दोनों के बीच मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मानचित्र पर क्या कहलाती है? समोच्च रेखाएं कहलाती है। बादामी रंग से दिखाया जाता है, समोच्च रेखाओं को बादामी रंग से दिखाया जाता है तथा इसे मीटर या फीट में दिखाया जाता है। मानचित्र में बाबू विभिन्न प्रकार के समोच्च रेखाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के भू आकृतियों को दिखाया जाता है। अलग अलग भू आकृतियों को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं अलग अलग प्रकार की खींची जाती है। जैसे में एक समान ढाल हो तो समान दूरी पर मानचित्र में समोच्च रेखाएं खींची जाएगी। अगर ढाल तीव्र है तो रेखाएं पास पास, समोच्च रेखाएं पास पास खींची जाएगी। ढाल ना के बराबर है, कम ढाल है, तो वहाँ पे समोच्च रेखाएं दूर दूर बनती है। अगर आपको कहीं पे मानचित्र में तीव्र ढाल दिख जाए और फिर धीरे धीरे जाते हुए ढाल कमते जाए, तो वह किस चीज को दिखाता है? अवतल को दिखाता है। जस्ट इसके विपरीत होगा, जैसे में पहले क्या दिख जाए? कम ढाल दिख जाए और फिर तीव्र ढाल दिख जाए, तो वह किस चीज को दिखाएगा? उत्तल ढाल को दिखाएगा। और सीढ़ीनुमा को दिखाने के लिए समोच्च रेखा के द्वारा दो दो समोच्च रेखा के अंतराल में खींची जाती है। दो रेखा खींचेंगे, फिर गैप छोड़ेंगे, फिर दो रेखा खींचेंगे समोच्च रेखा, फिर गैप छोड़ेंगे। इस प्रकार से मानचित्र पे समोच्च रेखाओं के द्वारा ढाल को दिखाया जाता है, सीढ़ीनुमा ढाल को दिखाया जाता है। अगला टॉपिक है पर्वत। तो पर्वत बोलते किसको है बाबू? भूमि पे पाए जाने वाले वैसे भू आकृति जिसका क्या हो? आधार क्या हो? चौड़ा हो और शीर्ष क्या हो? नुकीला हो और दोनों तरफ ढाल हो, उसको क्या बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे। भूमि पे पाए जाने वाले वैसी भू आकृति, पृथ्वी पे पाए जाने वाले वैसी भू आकृति जिसका आधार चौड़ा हो, शीर्ष क्या हो? पतला हो, नुकीला हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे। तो यहाँ पे किस प्रकार की पर्वत की बात की जा रही है? शंकुनुमा पर्वत की, पहाड़ की बात की जा रही है। शंकुनुमा पहाड़, किस प्रकार की? शंकुनुमा पहाड़ी की बात की जा रही है।
चाहिए, बिल्कुल शंकु के आकार का। शंकु किस प्रकार से होता है बाबू? शंकु का ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? देखो नुकीला होता है, और इधर क्या होता है? आधार क्या होता है? चौड़ा होता है। दोनों तरफ ढाल क्या होता है? समान होता है। इन दोनों तरफ ढाल क्या होगा? समान होगा, बिल्कुल त्रिभुज की तरह। त्रिभुज किस प्रकार से बनता है? शीर्ष में पतला होता है, नुकीला होता है, आधार चौड़ा होता है, दोनों तरफ ढाल क्या होता है? समान होता है। शंकु में भी इसी प्रकार से होता है बाबू। शंकुनुमा पहाड़ी दोनों तरफ ढाल क्या हो? समान होता है, शीर्ष नुकीला होता है तथा आधार चौड़ा होता है, उसी को क्या बोलेंगे? शंकुनुमा पहाड़ी बोलेंगे। तो ध्यान देना बाबू, शंकु के आकार वाली पहाड़ी को दर्शाने वाली समोच्च रेखा किस प्रकार से बनाई जाती है? बिल्कुल समान अंतराल में खींची जाती है। शंकु वाली पहाड़ी की समोच्च रेखाएं बिल्कुल समान अंतराल में खींची जाती है। शंकुनुमा पहाड़ी को अगर मानचित्र पर दिखाएंगे तो बिल्कुल समान अंतराल में समोच्च रेखाएं खींचेंगे तथा संकेंद्रीय समोच्च वृत्तों का निर्माण करती है। किस प्रकार के वृत्तों का? संकेंद्रीय समोच्च वृत्तों का। संकेंद्रीय वृत्त होता क्या है बाबू? प्रत्येक वृत्तों के बीच समान अंतराल में होता है। क्या होता है? प्रत्येक वृत्त समान अंतराल में खींची जाती है। सभी वृत्तों के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। जैसे मैं इस प्रकार से देखो, यह वृत्त है, यह वृत्त एक और खींचा गया, एक और खींचा गया, एक और खींचा गया, तो इन सभी वृत्तों के बीच की दूरी क्या है? समान है। यहाँ से इतना तक दूरी समान है, इसका भी इसका दूरी समान है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब सभी वृत्त समान अंतराल में खींची जानी चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। समोच्च रेखाएं बिल्कुल समान अंतराल में खींची जानी चाहिए, मतलब सभी समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर शंकुनुमा पहाड़ी को दिखाएंगे मानचित्र पे बाबू समोच्च रेखा के द्वारा, तो सभी समोच्च रेखाएं किस प्रकार से बनाएगी? सभी समोच्च रेखाएं आपस में समान होगी, सभी समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी आपस में समान होगी। बिल्कुल इस तरह इस फोटो में देखो, सभी समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं दिख रहा है आपको? सभी समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? समान है, तथा आपस में सभी वृत्त क्या बना रही है? संकेंद्रीय वृत्त बना रही है, यानी कि सभी वृत्तों के बीच की दूरी क्या है? समान अंतराल पर सभी वृत्त है। तो इस प्रकार से बाबू शंक्वाकार पहाड़ी को चित्र में दिखाया जाता है। सभी समोच्च रेखाएं समान अंतराल में और आपस में वृत्त संकेंद्रीय बना रही हो, सभी वृत्त समान अंतराल पर खींची जा रही हो, तथा परिधि से वृत्त की ओर आने पर इसकी ऊंचाई क्या होती है? बढ़ते जाती है। जैसे मैं यहाँ पे देखो 100 मीटर है, तो यहाँ पे 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर हो गया। जैसे जैसे हम बाबू पहाड़ के, जैसे में यहाँ पे क्या है? ये पहाड़ के आधार को प्रदर्शित कर रहा है, या पहाड़ को आधार के प्रदर्शित कर रहा है बाबू, आधार को। जैसे जैसे हम जाएंगे तो जैसे जैसे क्या हो रहा है? पहाड़ की ऊंचाई बढ़ रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे गए तो पहाड़ की ऊंचाई 200 मीटर हो गया, 300 मीटर हो गया, 400 मीटर, 500 मीटर हो गया। तो यह क्या करता है? परिधि से केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है? इसकी ऊंचाई बढ़ते जाती है तथा वृत्त का आकार छोटा होता जाता है। जैसे देखो वृत्त का आकार छोटा हो रहा है, यहाँ पे वृत्त बड़ा था, फिर छोटा बन गया, फिर छोटा बन गया, फिर इससे छोटा बन गया, फिर इससे छोटा बन गया। तो हमने यहाँ पे क्या बताया? परिधि से केंद्र की ओर जाने पर इसका मान बढ़ता है, पर्वत का ऊंचाई बढ़ते जाएगा तथा वृत्त का आकार छोटा होता जाएगा। इन सब इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा उपयोग कौन से लोग करते हैं? आर्मी लोग ज़्यादा करते हैं। कहीं किसी पर्वत की ऊंचाई पे चढ़ना होगा तो ऐसा ही रेडिएशन देखेंगे, ऐसा ही फिगर बना हुआ दिखाई पड़ेगा, वो लोग ज़्यादा यूज करता है। मानचित्र में इस तरीका से दिखाते हैं शंकुनुमा पहाड़ी को। अगर कहीं पे ऐसा दिखाई पड़े तो समझ लेना कि शंकुनुमा पहाड़ी है, जो सभी समोच्च रेखाएं अंतराल समान अंतराल में खींची गई हो, आपस में संकेंद्रीय वृत्त बना रही हो, परिधि से केंद्र की ओर जाने पर उसकी ऊंचाई बढ़ रही हो और तथा वृत्तों का आकार छोटा होते जा रही हो, तो बोल समझना कि शंकुनुमा पहाड़ी बन रहा है। शंकुनुमा पहाड़ी दिखाया गया है मानचित्र में। अगला टॉपिक है पठार। तो पठार बाबू कहते किसको है? बोलते किसको है? पठार बाबू बिल्कुल पर्वत की तरह होता है, सिर्फ क्या होता है? ऊपर वाला भाग चौड़ा होता है। तो पठार बोलते किसको है? भूमि पे पाए जाने वाले वैसे आकृति हो जिसका आधार भी चौड़ा हो और शिखर भी क्या हो? चौड़ा हो, तथा दोनों तरफ ढाल हो, उसको क्या बोलेंगे? पठार बोलेंगे। धरातल पर पाया जाने वाली वैसी आकृति जिसका शिखर भी चौड़ा हो और आधार भी चौड़ा हो, उसको क्या बोलेंगे? पठार बोलेंगे। लेकिन आधार से कम चौड़ा होता है उसका शिखर, क्या होगा? आधार ज्यादा चौड़ा होगा और शिखर कम चौड़ा होगा। बिल्कुल इस तरीका से देखो, यहाँ पे आधार ज्यादा चौड़ा है लेकिन शिखर इसका क्या है? कम चौड़ा है। ऊपर में बाबू शीर्ष वाला एरिया, स्थान कुछ भी हो सकता है बाबू, समतल भी हो सकता है, ऊबड़ खाबड़ भी हो सकता है। पठार के ऊपर वाला शीर्ष वाला हिस्सा जो जगह होता है, जो एरिया होता है, वह समतल भी हो सकता है, ऊबड़ खाबड़ भी हो सकता है। पठार ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग, ऊपर वाला भाग शीर्ष, नीचे वाला भाग आधार, दोनों क्या होता है? चौड़ा चौड़ा होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। लेकिन आधार से कम चौड़ा क्या होता है? उसका शिखर होता है। पठार को समोच्च रेखा पर दिखाने के लिए लंबाकार वृत्त का उपयोग करते हैं। लंबाकार
लंबाकार वृत्त का मतलब देखो इस प्रकार से वृत्त बनाए, वृत्त बना के उसको ऐसे आपस में खींच दिए तो लंबाकार वृत्त हो गया। इस प्रकार के वृत्त से हम समोच्च रेखा पर पठार को दिखाते हैं। किस प्रकार के वृत्त? लंबाकार वृत्त। देखो यह लंबाकार वृत्त हो गया। लंबाकार वृत्त क्यों बनाते हैं बाबू? क्योंकि पठार के शीर्ष के ऊपर जगह पे क्या होता है, चौड़ा भाग होता है, ऊबड़ खाबड़, इसके लिए ही क्या किया जाता है, लंबाकार वृत्त बनाया जाता है। तथा पठार के दोनों तरफ ढाल अगर अधिक होगा तो रेखाएं पास पास खींच जाएगी और अगर ढाल कम होगा तो रेखाएं दूर दूर खींच जाएगी। किस प्रकार से बाबू? यहाँ पे देखो ढाल क्या है, यहाँ पे हल्का कम है तो रेखाएं दूर दूर खींच जाएगी, समोच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई है, तथा यहाँ पे ढाल अधिक है तो समोच्च रेखाएं पास पास खींची गई है। पठार के ढाल दोनों तरफ जिस तरीका से रहेगा उस तरह के समोच्च रेखाओं के द्वारा मानचित्र में दिखाएंगे। तो पठार बोलते किसको है बाबू? जिसका आधार और शिखर दोनों चौड़ा होता है उसको पठार बोलेंगे। लंबाकार वृत्त द्वारा मानचित्र में दिखाया जाता है तथा इसकी समोच्च रेखाएं क्या की जाती है, तीव्र ढाल हो तो पास पास खींचे जाएगी, अगर कम ढाल है तो उसको समोच्च रेखाएं दूर दूर खींचे जाएगी। तो आपको पठार भी समझ में आ गया। आगे है जलप्रपात। तो जलप्रपात बोलते किसको हैं? जब किसी नदी का जल अपनी घाटी से गुजरने के दौरान ऊपर से नीचे की ओर तीव्र ढाल पर अकस्मात गिरती है तो इसे ही जलप्रपात कहा जाता है। यानी कि देखो नदी बह रही है, तालाब बह रही है, पानी बह रही है बाबू, बहते बहते अचानक से किसी चट्टान से, किसी पर्वत से अगर एकाग्र होकर पानी वह गिर गई नीचे तो इसी को क्या बोलेंगे? जलप्रपात बोलेंगे। जलप्रपात बोलने का मतलब क्या? नदी बह रही है, तालाब बह रही है, क्या कोई पानी ही बह रही है, एकाग्र ऊंचे स्थान से या किसी ऊंचे चट्टान से बाबू नदी के जल, तालाब का जल एकाग्र होकर मतलब एक ठहुए इकट्ठा होकर गिरता है, उसको क्या बोलेंगे? जलप्रपात बोलेंगे। तो बाबू पहाड़ से भी नीचे पानी गिरा तो उसको जलप्रपात बोलेंगे। हाँ बाबू बोलेंगे, लेकिन ध्यान देना अगर पहाड़ फट करके पानी गिर रहा है, यानी कि पहाड़ से चीर करके, पहाड़ फट करके उसमें से पानी गिर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? जलप्रपात नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? झरना बोलेंगे। अगर नदी कहीं दूर से बहती हुई आ रही है और पर्वत से गिर गई तो उसको जलप्रपात बोलेंगे, लेकिन अगर पहाड़ फट कर गिर रही है, पानी जमीन फट करके उससे पानी निकल रही है तो उसको क्या बोलेंगे? झरना बोलेंगे। झरना और जलप्रपात में अंतर है। अगर बाबू यहाँ पे मान लेते हैं कि नदी इस प्रकार से बहती हुई आ रही है और इस प्रकार से नीचे गिर गई, इस प्रकार से नीचे गिरते चली जा रही है, पानी यहाँ से आ रही, नदी है, तालाब है, तो इस प्रकार से नीचे आकर के गिरते चल गई, पानी यहाँ पे एकाग्र होकर गिर गई तो इसको क्या बोलेंगे? जलप्रपात बोलेंगे। अगर यहाँ पे ढाल देखो, यहाँ पे ढाल क्या है? कम है तो यह रेखाएं दूर दूर बनेगी। यहाँ पे ढाल कम है तो यह रेखाएं दूर दूर बनेगी। यहाँ पे देखो ढाल अधिक है तो यहाँ पे रेखाएं, समोच्च रेखाएं किस प्रकार से बनाएगी? नजदीक नजदीक बनाएगी। तो जहाँ पे बिल्कुल तीव्र ढाल रहेगा, जहाँ पे क्या रहेगा? बिल्कुल तीव्र ढाल रहेगा तो रेखाएं पास पास बनाएगी, और जहाँ पे ढाल कम रहेगा तो रेखाएं दूर दूर बनाएगी। तो आपको समझ में आ गया कि जलप्रपात होता क्या है, इसको मानचित्र पे समोच्च रेखाओं के द्वारा किस प्रकार से दिखाया जाता है। तो जलप्रपात बाबू नदी जब बह रही है, तालाब बह रही है, कागज होकर कहीं पे जाके गिर गई तो उसको क्या बोलेंगे? जलप्रपात बोलेंगे। पर्वत अगर फट करके गिर रही है तो वह जलप्रपात नहीं होगा, वह क्या होगा? झरना होगा। और जहाँ पे ढाल तीव्र होगा तो समोच्च रेखाएं पास पास बनाई जाएगी, जहाँ पे ढाल अगर कम होगा तो समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाएगी। वैसे यह क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में अपने कभी नहीं पूछा है बाबू, ज्यादा लोड मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पढ़ लो, एक बार हमारी बातों को सुन लो और समझ लो। अगला है भी आकार की घाटी। तो भी आकार की घाटी होता क्या है? इस प्रकार की घाटी का निर्माण नदी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नदी द्वारा किया जाता है। भी आकार की घाटी कैसे निर्माण होती है बाबू? नदी के द्वारा होता है। खड़ी भी आकार की घाटी का निर्माण नदी द्वारा उसकी युवावस्था में किया जाता है। और भी आकार की घाटी किसके द्वारा किया जाता है? नदी के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? नदी की युवावस्था में किया जाता है। बोलने का मतलब नदी का युवावस्था मतलब ये कि जब नदी का विकास हो रहा होता है तब भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो नदी का विकास, नदी का युवावस्था कब होता है बाबू? कैसे नदी निर्माण होता है? देखो पर्वतों से जब बर्फ पिघल करके गिरता है बाबू तो बर्फ पिघलकर पानी में बदल जाता है, तो पानी वह रास्ता अपना खुद निर्माण कर लेती है। क्या करती है? पर्वतों से जब बर्फ पिघलता है तो वह बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित होकर अपना रास्ता खुद निर्माण कर लेती है। उसी को क्या बोलेंगे? नदी का युवावस्था बोलेंगे। वही नदी का युवावस्था अगर किन्हीं पर्वत से जाकर टकरा गया, रास्ता पर्वत रोक लिया बाबू, तो बार बार पानी के टकराने से क्या होता है? वहां पर के पहाड़ टूट जाता है। किस आकार में टूट जाता है? भी आकार की आकृति में टूट जाती है। जब नदी युवावस्था में रहता है, जब पानी पर्वतों से बर्फ पिघल करके पानी में अपना नदी रास्ता बना रही होती है और रास्ता पर्वत रोक लेता है बाबू पानी का, तो बार बार पानी जाकर के पर्वत से टकराती है और उसको भी आकार की आकृति में तोड़ देती है। इसी को क्या बोलेंगे? भी आकार की घाटी बोलेंगे। जैसे मैं अपने फिल्म में देखा होगा कि दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में नदी बह रही है, तो वहाँ पे कैसे निर्माण किया गया है, वह कैसे हट गया है पहाड़, बीच में काहे नहीं है,
नदी बीच का रास्ता बना ले है बाबू। नदी बीच में पहाड़ था जिसको तोड़ दिया और नदी अपना रास्ता बना ली है, तो वह क्या हो गया, भी आकार की घाटी हो गया। इसको मानचित्र पे उल्टे भी आकार से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, इस प्रकार से दिखाते हैं। देखो यहाँ पे इस प्रकार से दिखाते हैं, उल्टा भी बना देते हैं। भी बता सीधा ऐसा, लेकिन मानचित्र में दिखाने के लिए उल्टा भी बना देते हैं। इसको मानचित्र में उल्टे भी से दिखाते हैं। तथा समोच्च रेखाओं का मान बाहर से वो अंदर की ओर जाने पर मान क्या होता है, घटते जाता है। जैसे में यहाँ पे 1500 मीटर है, तो यहाँ पे 1400 हो गया, 1300 हो गया, 1100 हो गया, 100 हो गया, 200, 100 हो गया, 50 मीटर हो गया। जैसे जैसे समोच्च रेखाएं बाहर से अंदर की ओर जाएगी बाबू, मानचित्र में बाहर से अंदर की ओर जाएगा, तो इसका मान क्या होगा, घटते चला जाएगा। तो आपने भी आकार की घाटी समझ ली। ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, ना के बराबर आज तक कभी पूछा ही नहीं गया है। अपने बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी आकार की घाटी और जलप्रपात पूछा ही नहीं गया है बाबू, कभी नहीं। तो मानचित्र में इसको उल्टे भी के आकार से दिखाते हैं। जैसे जैसे समोच्च रेखाओं का मान बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, तो समोच्च रेखाओं का मान घटते जाता है, कम होते जाता है। यह छोटा सा टॉपिक था बाबू, छोटा सा चैप्टर था जो ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 6 मानचित्र का अध्ययन था। यह हमने पूरा के पूरा पढ़ लिया। आपको कहीं पे अगर डाउट है, कहीं पे समझने में दिक्कत हो रही है, तो कमेंट में लिखिएगा कि सर यहाँ पे हमें नहीं समझ में आया, या ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आया, तो हम आपके लिए उस टॉपिक पर एक स्पेशल वीडियो बनाकर भेज देंगे, बना देंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अपना राय कमेंट में दीजिए बाबू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी के प्रश्नावली में जितना ऑब्जेक्टिव दिया है वो सारे के सारे, और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक में मॉडल पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव दिया गया था सारे के सारे करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बाबू धन्यवाद।